नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, 2024 की आहट सुनाई देनी शुरू हो गई है। बस अब कुछ ही हफ्तों में भारतीय जनता पार्टी भी 2024 का आगाज करने जा रही है। पूरे हिंदुस्तान में जनसंपर्क यात्राएं और अभियान और साथ में मोदी जी की दो बड़ी रैली होने जा रही हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर चुनाव की बात ना हो तो शायद मोदी जी को नींद नहीं आती है। तो उन्हें चुनाव हर टाइम चाहिए, क्योंकि चुनाव ही है जो उनको मोटिवेट करते हैं। अगर चुनाव ना हो तो मोदी जी काफी डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो उन्होंने देखा अब नवंबर तक चुनाव नहीं है तो उनको परेशानी थी, तो चलो 2024 का रणभेरी है, उसको बजा देते हैं। और चुनावी सभा आपको मई के महीने में भी एक दो मिलेंगी, लेकिन हालांकि इसका चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है, 2024 से जरूर ताल्लुक है। एक चीज जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत डेस्परेट है वो ये है कि बीजेपी चाहती है कि ये मोदी वर्सेस फिर से राहुल हो 2019 की तरह। लेकिन कांग्रेस इस बार एक्स्ट्रा स्मार्ट है कि वो मुद्दों को सामने ला रही है। तो मोदी वर्सेस मुद्दे हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि मेरे सामने मुद्दे लेके आए, क्योंकि मुद्दे सामने आते तो मोदी जी परेशान हो जाते हैं। उन्हें अटैक करने के लिए सामने एक व्यक्ति चाहिए, और जब सामने अटैक करने के लिए व्यक्ति नहीं है तो बेचारे क्या करें। वैसे एक चिंता का और कारण है, अभी हमारे पास खबर आई है कि राहुल गांधी 10 दिन की यात्रा पर अमेरिका जा रहे हैं। और अमेरिका में वो इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करेंगे, वहां उद्योगपतियों को एड्रेस करेंगे। और एक फोरम ऐसा है जहां पर वो 5,000 भारतीयों को एक साथ संबोधित करेंगे। यानी कि कांग्रेस भी एक किस्म से अपना लॉन्चिंग पैड स्टार्ट कर रही है, लेकिन शायद वो हिंदुस्तान से नहीं, अमेरिका से कर रही है। और वो सब लोग जो मोदी जी के काफी भक्त हैं, उन्हीं को जाकर कुछ ना कुछ संदेश अब राहुल गांधी देना चाहते हैं। दरअसल महंगाई, बेरोजगारी या इसके अलावा जो लोकल समस्या हैं लोगों की, नो इसके जो हमारी मेट्रो की हो, ट्रांसपोर्टेशन की हो, कम्युनिकेशन की हो, आटा तेल चावल की समस्याएं हो, समस्याओं से हम भरे पड़े हैं। लेकिन उनकी ओर तो मोदी जी और बीजेपी वाले कभी बात ही नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि वो मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते हैं। चाहे हिमाचल का चुनाव रहा हो या कर्नाटक का चुनाव रहा हो। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि धनंजय ने उस दिन प्रोग्राम में एक बात कही थी, हालांकि हम भी थोड़े बहुत उस रूप में बात करते रहे हैं। तो धनंजय कुमार जी ने कहा था कि महिलाओं के प्रति जो कांग्रेस के प्रोग्राम्स आ रहे हैं वो काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। हिमाचल में उनको बसों में यात्रा में छूट दी गई थी, जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में दी हुई है। कर्नाटक में जो छूट दी है और जो 5 गारंटीज दी हैं, और उस 5 गारंटी के अगेंस्ट में हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बहुत बुरा कमेंट किया था, जहां उन्होंने कहा था कि ये 5 गारंटी, लेकिन राहुल गांधी की गारंटी कौन देगा? उनकी माँ तो अभी तक उनको संभाल रही है इतने सालों में। तो वो अपने आप में एक टेस्टलेस एक कमेंट था। और कल भी हिमंता बिस्वा शर्मा परसों तेलंगाना के अंदर भाषण दे रहे थे, और वहां आके फिर से वही राम मंदिर, वही लव जिहाद, और तो और हिमंता बिस्वा शर्मा ने 4 शादियों तक की बात की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की। तो एक बात उस भाषण से पक्की हो गई थी, जो हैदराबाद में उनका भाषण था, कि भारतीय जनता पार्टी धर्मांधता का रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। एक बात तय हो गई कि कर्नाटक की हार के बाद ये धर्मांधता उनकी और बढ़ेगी, इंटेंस होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि विपक्ष, सारा विपक्ष अगर मुद्दों की राजनीति करे और मुद्दों को लोकसभा के चुनाव में उठाए, तो शायद उसका कोई जवाब मोदी जी के पास नहीं होगा। वो बचते नजर आएंगे, उनके पास होगा राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, और वही धार्मिक, क्या कह सकते हैं, धर्मांधता की एक चाशनी या अफीम। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। मोदी जी सामने कोई राइवल चाहते हैं, और राइवल सामने कोई होगा नहीं, जो मेरा अनुमान है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रबुद्ध पैनल मौजूद है। सभी वरिष्ठ विश्लेषक और पत्रकार हैं। बिलाल सब्जवारी साहब, डॉक्टर अनिल, जय हिंद। अधीर रोहल साहब, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले बिलाल साहब आपके पास ही आते हैं। मोदी जी को सामने कोई व्यक्ति ना मिले तो परेशान हो जाते हैं। सामने एक राइवल चाहिए। क्या कहते हैं, मुक्केबाज होता है ना रिंग के अंदर, तो जब हाथ में ग्लव्स पहन के खड़ा होता है तो उसे सामने एक राइवल चाहिए।
अल्टीमेटली वो क्या कहते हैं, एक जो नकली बैग होता है, पंचिंग बैग, उसको कब तक मुक्के मारते रहेंगे, ये उनकी परेशानी है। और जब सामने बेरोजगारी और महंगाई और बाकी ये मुद्दे लिखने शुरू कर दो, तो फिर उनके पास जवाब नहीं होता, परेशान हो जाते हैं, अटैक किस पे करेंगे। बिलाल साहब, आपकी टिप्पणी। देखिए वोरा जी, दरअसल प्रधानमंत्री ने 2014 से अब तक जो भी देश के अंदर, चाहे राज्य हो या लोकसभा के चुनाव हैं, जो जीत हासिल की है, उसके पीछे हमें मोदी जी की जो राजनीतिक शैली है, मोदी जी की जो ओरेटरी स्किल्स है, और साथ ही साथ संघ का जो एजेंडा है, इन चीजों को समझने की जरूरत है। और हमें ये भी समझने की जरूरत है कि विपक्ष से कहाँ चूक हुई, जिसकी वजह से मोदी जी भारतीय राजनीति के फलक पर इस तरह से छा गए, जिसका कोई परसेप्शन में एक विकल्प नजर नहीं आता। मैं यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने 2014 का चुनाव सामने रखना चाहूंगा, जब अंधा आंदोलन अपने चरम पर था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार पर पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी ने या संघ की स्ट्रेटेजी ने केजरीवाल और अन्ना आंदोलन को सामने रखते हुए एक भ्रष्टाचार का परसेप्शन क्रिएट किया, और 2014 के अंदर कांग्रेस की सरकार, खासतौर से संप्रंग की सरकार, एक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हार गई। लेकिन वहां पर गलती क्या हुई कांग्रेस के स्ट्रैटेजी से, कि उन्होंने इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को थोड़ा सा अपने दामन से पल्ला छुड़ाने के लिए इंटरनल कुछ फीडबैक्स या इस तरह की कुछ खबरें प्लांट कराने की कोशिश की पार्टी के अंदर से, कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 में कांग्रेस को डिफीट दी, वो माइनॉरिटी अपीजमेंट पे दी, राज सांप्रदायिक या कहिए अल्पसंख्यक तुष्टिकरण पे दी। वास्तव में जो 2014 का चुनाव था, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ज्यादा केंद्रित था, न कि अल्पसंख्यक तुष्टिकरण पर। तो ये वो गलती हुई थी कांग्रेस के रणनीतिकारों से चुनाव के बाद, जहां पर उन्होंने इस भ्रष्टाचार के मुद्दे से बचने के लिए इस तरह की न्यूज प्लांट की, और जो बाद में परसेप्शन का एक रूप धारण कर लिया, और भारतीय जनता पार्टी को उससे बहुत एडवांटेज हुआ। और जब कांग्रेस के अंदर से इस तरह की खबरें प्लांट हुई, तो भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति का एक मुद्दा मिल गया, और मुख्तार अब्बास नकवी ने 2014 के चुनाव के बाद, या सुषमा स्वराज ने यह बोला था कि जिस बात को हम पिछले 25-30 सालों से कह रहे हैं कि कांग्रेस अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करती है, कांग्रेस के नेताओं ने खुद स्वीकार कर लिया। और खासतौर से उसमें उन्होंने एक एंटीनी का वो बयान कोट कराया था जो उन्होंने केरल के एक चुनाव के संबंध में बोला था, जिसे राष्ट्रीय फलक से जोड़ दिया गया। बहरहाल अब आते हैं मोदी जी की चुनावी रणनीति पर। देखिए मोदी जी ने जिस तरह से 2014 के अंदर गुजरात के एक मॉडल को देश के सामने रखा, और उसके अंदर जिस तरह से डाटा का इस्तेमाल किया गया 2014 के अंदर, हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी और मोदी जी के बीच में एक रिफ्ट था, क्योंकि वहां पर पार्टी के अंदर डिवीजन हो चुका था, क्योंकि मोदी जी के साथ लोग या कहिए पूंजीपति वर्ग उन पर दाव लगाने के लिए तैयार था। इसलिए मोदी जी इस मामले में सफल रहे। राजनाथ सिंह को उन्होंने कॉन्फिडेंस भी लिया, गडकरी को कॉन्फिडेंस लिया, और एक गुजरात मॉडल देश के सामने रखा, और जिसको काउंटर करने में कांग्रेस के पास जो नैरेटिव सेट करने के टाइमिंग था, वो इतना नहीं था कि वो गुजरात के एक चाशनी या ये कहिए एक फ्लोरेसेंट मॉडल को काउंटर करने में वो सक्षम होती। और उन्होंने इस पूरे चुनाव को गुजरात मॉडल और भारतीय कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लपेट दिया। अब रहा 2019 का चुनाव, तो राहुल गांधी ने राफेल के मुद्दे पर चौकीदार चोर हो को जो 5 साल का एक परसेप्शन बिल्डअप किया, वो काफी महत्वपूर्ण था, और उस परसेप्शन को राहुल गांधी इस हद तक नैरेटिव सेट करने में कामयाब हुए कि देश की जनता के बच्चे बच्चे की जबान पर ये आने लगा था, ये नारा गूंजने लगा था कि चौकीदार चोर है। जब 2019 का चुनाव बहुत करीब आया, तो भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटेजी मेकर्स ने इस चीज को रीड कर लिया कि हम परसेप्शन के लेवल पर राहुल गांधी ने हमें
जिस तरह से 5 साल पूरी एक एग्रेसिव कैंपेन हमारे खिलाफ चलाई है और मोदी ब्रांड को एक पंचर करने की कोशिश की है और टेस्ट पिच पर हमें घेर लिया है, तब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने 2020 की पिच पर खेलना पसंद किया और एक पुलवामा की घटना सामने आई और एक राष्ट्रवाद से उसे जोड़ा गया, जिसका बहुत बड़ा विटनेस मौजूदा समय में सतपाल मलिक है। तो ये वो पास्ट 2 चुनाव थे लोकसभा के, जिसकी मैंने आपके सारांश में समीक्षा करने की कोशिश की। हालांकि ये फैक्ट है कि राहुल गांधी ने टेस्ट पिच पर मोदी को राफेल के मुद्दे पर लपेट लिया, लेकिन मोदी अपनी चिर परिचित शैली के अंदर पुलवामा के इशू पर, राष्ट्रवाद के इशू पर एक बड़ा परसेप्शन क्रिएट करने में कामयाब रहे और 2019 का चुनाव उन्होंने जीता। साथ ही साथ देखिए, जो एजेंडा होता है भारतीय जनता पार्टी का, वो संघ प्रायोजित होता है। संघ के जो थिंकर्स होते हैं वो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सेट करते हैं। उसमें राष्ट्रवाद होता है, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण होता है, हिंदुत्व गौरव की बात होती है, हिंदू राष्ट्र की बात होती है और उन सभी, और जिसमें धारा 370 भी है और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो पोलराइजेशन भी को भी हवा देते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक स्ट्रैटेजी रही है भारतीय जनता पार्टी की कि वो बहुत ही एग्रेसिव मोड में इन सब मुद्दों को लाते हैं और मुद्दों को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने अब इस चीज को कर्नाटक के चुनाव से या हिमाचल के चुनाव से अच्छी तरह समझ लिया है कि हमें मुद्दों को पकड़ के चलना है। इसलिए अब कांग्रेस की पूरी कोशिश ये है कि वो प्रियंका गांधी के सपोर्ट के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे के सपोर्ट के साथ एक यूनाइट फॉर्म में मुद्दों को एक महत्व देते हुए देश के अंदर मुद्दा आधारित राजनीति करना चाहते हैं। साथ ही साथ और जिस तरह से नीतीश ये कोशिश कर रहे हैं जातीय जनगणना की, उस विषय को भी कांग्रेस ने अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है। राहुल गांधी ने उसको ऑन रिकॉर्ड जातीय जनगणना की बात की। तो अगर भारतीय जनता पार्टी 2014 का चुनाव राष्ट्रवाद, हिंदूवाद, ध्रुवीकरण पे लड़ती है, तो जातीय जनगणना का मुद्दा भी उसी अनुपात में उभर कर सामने आएगा। साथ ही साथ इसके अंदर मुद्दे भी महत्वपूर्ण होंगे। तो पहले शॉट में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये आने वाला चुनाव परिस्थितियों के अनुरूप होगा। क्या परिस्थितियां होती हैं, क्या सिचुएशन होती है, रणनीति भी उसी हिसाब से वेरी करेगी।